ये मेरी गुड़िया है, छोड़ो इसे। रोती हुई आवाज़ पर मैंने काम रोककर पलटकर देखा तो मेरी सौतेली बेटी रूही गुड़िया को खींचती हुई बोल रही थी। गुड़िया को दूसरी तरफ से मेरे 10 साल के बेटे ने पकड़ रखा था और मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि वो दोनों गुड़िया के लिए लड़ रहे थे। नहीं, मुझे खेलना है, तुम छोड़ो। रूही ने गुस्से से कहते हुए ज़ोर से गुड़िया को खींचा तो वो 2 टुकड़े में टूट गई, जिसका एक हिस्सा रूही के पास और दूसरा हिस्सा मेरे बेटे प्रेम के पास रह गया था। रूही ने फटी फटी निगाहों से पहले गुड़िया को देखा और फिर तेज़ी से चीखी और प्रेम पर झपट पड़ी। उसके बालों को ज़ोर से पकड़कर उसे दबोच कर नीचे पटक कर अब उसको मार रही थी। मेरे देखते ही देखते प्रेम ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा, जिस पर मैं जो हक्का बक्का खड़ी थी तेज़ी से उन दोनों की तरफ बढ़ी और रूही को खींचकर प्रेम से अलग किया, जो अलग होने को तैयार नहीं थे, बल्कि आज तो जैसे वो प्रेम को जान से मार देना चाहती थी। हाथ चलाती वो लगातार मुंह से भी प्रेम को बुरा भला कह रही थी, जिसने उसकी गुड़िया तोड़ दी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से रूही को घसीटकर कमरे में ढकेला और कमरा बंद कर दिया, मगर वो अब खिड़की में खड़ी होकर लगातार चिल्लाती हुई प्रेम को कोस रही थी। मैं उसको नज़रअंदाज करके तेज़ी से अपने बेटे प्रेम की तरफ बढ़ी और उसे जाकर सीधा किया, जो ना सिर्फ औंधे मुंह पड़ा था बल्कि उसका सांस भी बेहद फूला हुआ था, जिसे देखकर मैं घबरा गई। वो बुरी तरह से गहरी गहरी और लंबे सांस ले रहा था। मैंने तेज़ी से उसकी कमर सहलाते हुए उसे पानी पिलाया, जिससे उसको सांस लेने में आसानी हुई। कुछ देर बाद वो संभला तो मैंने उसे गले से लगा लिया। जो मेरा इकलौता बेटा और मेरी कुल कायनात था, उसके संभलने पर मैंने गुस्से से उस कमरे की खिड़की में देखा जहां रूही खड़ी चीख रही थी, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं था। मैंने गहरी सांस लेकर प्रेम को कमरे में ले गई। कुछ ही देर में मैं उसे थपकी देकर सुला चुकी थी कि उसका सो जाना ही उसकी तबीयत के लिए बेहतर था, वरना फिर ज़्यादा खेल कूद और रूही से लड़ने झगड़ने से उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती। उसकी तबीयत खराबी की बड़ी वजह हमें उसके बचपन में ही मालूम हो गई थी, जब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब वो पैदा हुआ तभी चेकअप के बाद डॉक्टर ने बता दिया था कि प्रेम के दिल में सुराख है। हम जो बेटे की पैदाइश पर बेहद खुश थे, उस खबर को सुनकर हमारी खुशी फीकी पड़ गई थी और हमें फिक्रों ने आ घेरा था। घर लाने के बाद बचपन से ही हम प्रेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। वो ज़्यादा खेलने लगता या भागता तो उसका सांस फूल जाता, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में दुश्वारी होती। यही वजह थी कि हम न उसे ज़्यादा भागने दौड़ने देते थे, ना ही कुछ ऐसा करने देते थे कि उसे सांस लेने में परेशानी हो। उसके पापा भी उससे बेहद प्यार करते थे, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। प्रेम के बाद मेरी कोई औलाद ना हो सकी, और रही बात रूही की, तो वो मेरी सौतन की बेटी थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी, ना ही मैं उसकी ज़िंदगी में कभी उससे मिली थी। प्रेम के पापा पंकज से मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। मैं जब ब्याह कर ससुराल में आई तो ससुराल के नाम पर मुझे मेरा पति पंकज और उसकी बेटी रूही ही मिले थे। रूही की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उसे मैं शुरू से ही ऐसे देखती आ रही थी। ना ही उसका किसी ने इलाज करवाया था, ना ही वो खुद से ठीक हो पाई थी। वो पागल तो थी ही, लेकिन किसी को भी खुद को छूने नहीं देती थी। अगर कोई उसे छूना चाहे, वो मर्द हो या औरत, वो बुरी तरह से चीखने लगती थी, जिससे उसकी तबीयत ख़राब हो जाती। गुस्से की वो बहुत तेज़ थी। यही वजह थी कि मैं उसे उसके हाल पर छोड़ चुकी थी, लेकिन उसके सारे काम मेरी ही जिम्मेदारी थी। वो मेरे लिए बेकार थी, जो घर में पड़ी रहती या कहीं और, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी मम्मी उसके पैदा होने पर ही मर गई थी, जिसके बाद पंकज ने उसके लिए दूसरी शादी ना की। लेकिन जब रूही 10 साल की थी तो उसने मुझसे शादी की, शायद इसलिए कि वो अपनी पागल बेटी को अकेले संभाल नहीं सकते थे। मेरे पति पंकज की किराने की दुकान थी, जिससे होने वाले आमदनी से हमारा घर चलता था। जब हमें पता चला था कि प्रेम के दिल में सुराख है, हमने तभी से पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। लेकिन इतने खर्चे के बाद हम इतने सालों में सिर्फ 5 लाख से ज़्यादा रकम जोड़ नहीं पाए थे। जबकि अब प्रेम 10 साल
साल का हो चुका था। उसका तो अब तक ऑपरेशन हो जाना चाहिए था, जिसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता। लेकिन ऑपरेशन के लिए 50 लाख रुपए चाहिए थे, जो कि हमारे पास नहीं थे। अगर हम अपना घर और दुकान भी बेच देते तो भी इतने पैसे जमा ना कर पाते, और अगर ये सब बेच भी देते तो रहते कहाँ और खाते कहाँ से। अभी मुझे पैसों की फ़िक्र लगी हुई थी, और इसी फ़िक्र में घर के काम निपटाने के साथ साथ मैं रूही और प्रेम का भी ख्याल रख रही थी। लेकिन इतने साल रूही की देखभाल करने और उसका ख्याल रखने के बाद मैं अब उससे चिढ़ने लगी थी, क्योंकि उसकी हरकतें अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। उसका पागलपन बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से मुझे उससे चिढ़ होने लगी थी, और इस चिढ़ की वजह से मैं उससे लापरवाह होने लगी थी। पंकज ने कभी मुझसे रूही के बारे में कोई बात न की थी, क्योंकि वो जानते थे कि मैं रूही का बहुत ख्याल रखती हूँ, 3 वक्त का खाना देती हूँ और उसके कपड़े भी धोती हूँ। पंकज को मुझ पर भरोसा था, और इसी बात का मैं फ़ायदा उठा रही थी। प्रेम गहरी नींद से सो गया तो मैं चौंक कर अपने ख़यालों से बाहर आई, और पैसों का इंतज़ाम करने के बारे में सोचती हुई घर के बाकी काम निपटाने लगी। दिन यूं ही उदासी में गुजर जाते थे, मगर हमारी परेशानी हल ना हो सकी। एक दिन बाज़ार से आते हुए मुझे बाज़ार में एक लड़की नज़र आई, जिसने काफ़ी बोल्ड कपड़े पहन रखे थे, और वो किसी मर्द के साथ खड़ी सौदेबाजी कर रही थी। उसे देखकर मुझे ये समझने में एक पल न लगा कि वो धंधा करने वाली लड़की है। मैं उसे देखते हुए आगे बढ़ गई, और घर पहुंची तो देखा कि तपती धूप में रूही आंगन में तपती ज़मीन पर लेटी हुई थी। उसका दिमाग कुछ नहीं समझता था, और वो अक्सर ऐसी ही हरकतें करती थी। मैं आगे बढ़ने लगी जब मैं अचानक रुक गई, और एक ख्याल आने पर रूही के चेहरे को देखने लगी, जो बेहद खूबसूरत था। वो 16 साल की कमसीन और हसीन लड़की थी कि उसे कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। मैंने कुछ सोचकर सर हिलाया कि अब मुझे यही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। और ये सब मुझे 2 दिन के अंदर ही करना था, क्योंकि पंकज इन 2 दिनों में घर पर नहीं थे, बल्कि दुकान का सामान लेने दूसरे शहर जा रहे थे। सुबह के वक्त पंकज शहर चले गए तो मैं प्रेम को छोड़कर घर को बंद करके रूही को साथ लेकर कोठे की तरफ चली गई। रूही को बाहर जाने का बहुत शौक था, तभी वो बहुत खुश होकर मेरे साथ गई। कोठे पर आकर उसने तेज़ी से नायिका से मुलाकात की, और मैंने कहा कि वो रूही को रख ले और बदले में मुझे पैसे दे दे। नायिका ने गौर से रूही को सर से पैर तक देखा, फिर उसकी खूबसूरती को देखकर वो मान गई और मुझे मेरी मुँह मांगी रकम दे दी। मैं रूही को वहीं छोड़कर पैसे लेकर वापस आ गई। रूही मुझे प्रेम से ज़्यादा प्यारी नहीं थी, तभी उसका सौदा करके मैं प्रेम के इलाज के लिए पैसे ले आई थी, और मैं अब बहुत खुश थी कि मेरा इकलौता बेटा ठीक हो जाएगा। रूही के साथ क्या हुआ क्या नहीं, ना ही मुझे पता था और ना ही पता करने की कोई ज़रूरत थी। शाम के वक्त मैंने शोर मचा दिया कि रूही घर से निकलकर गुम हो गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं भी नहीं मिली। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मोहल्ले वाले पंकज को बता सके कि सच में रूही गुम हो गई है। 2 दिन बाद जब पंकज वापस आए तो मैंने रोते हुए उन्हें बताया कि रूही गुम हो गई है, जिस पर वो परेशान हो गए और रूही को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 2 महीने तक उसकी तलाश करने के बाद थक हार कर पंकज ने उसे ढूंढना छोड़ दिया कि वो भी अब थक हार चुके हैं। 2 महीने बाद हमने प्रेम का ऑपरेशन करवा लिया। पंकज ने मुझसे पैसों के बारे में सवाल किया तो मैंने यही कहा कि किसी जानने वाले से कर्ज लिया है, जो उसने मान लिया। प्रेम का ऑपरेशन हो गया, जो कामयाब भी हुआ था, और यूं 2 महीने के अंदर वो बिल्कुल ठीक ठाक होकर घर आ गया। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो हमारा इकलौता बेटा था, जो हमारे बुढ़ापे का सहारा था। रूही चाहे नकारा थी, लेकिन उसकी ज़ात मुझे बड़ा फ़ायदा दे गई थी कि उसके बदले मिले पैसों से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका था। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरने लगा था। मेरा बेटा प्रेम बिल्कुल ठीक हो चुका था और नॉर्मल बच्चों की तरह खेलता कूदता भी था, जिसे देखकर हम पति पत्नी बेहद खुश होते थे। हमने प्रेम का स्कूल में एडमिशन करवा दिया ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन सके। रूही को उसके पापा ने ढूंढना बंद कर दिया था, और ना ही वो खुद वापस आई थी। आ भी कैसे सकती थी? जिस जगह मैंने उसे बेचा था, उस जगह से कोई लड़की वापस आ भी कैसे सकती है?
मैं बहुत खुश थी कि अब ना मुझे उस पागल रूही को संभालना पड़ता था, ना ही उसकी फ़िक्र में मैं परेशान होती थी। मेरे पति को मुझ पर बहुत भरोसा था और इसी भरोसे का तो मैंने फ़ायदा उठाया था। प्रेम बड़ा होने लगा और हम पति-पत्नी उम्मीदों के सपने सजने लगे। हम उसे लेकर बड़े-बड़े ख्वाब देखने लगे थे। वो एफएससी कर चुका था और उसके बाद हमारा इरादा उसे डॉक्टर बनाने का था। लेकिन किस्मत ने पलटा तो तब खाया जब एक दिन अचानक पंकज को दिल का दौरा पड़ने से वो इस दुनिया से चले गए। वो वक्त मेरे लिए बेहद मुश्किल था। मैं और प्रेम पंकज के जाने के बाद बिल्कुल तन्हा हो गए थे। दुकान का सामान बेचकर जो पैसे आए उससे घर का राशन और ज़रूरी सामान वगैरह खरीद लिया, जबकि दुकान को किराए पर दे दिया। किराया ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर था। प्रेम को अब मैं मेडिकल में दाखिला दिलवाना चाहती थी। खुद भी सिलाई कढ़ाई करके पैसे कमाती और जोड़ती रहती, जिससे पैसे बचाती भी और घर का खर्चा भी चलाती थी। प्रेम 18 साल का हो चुका था, लेकिन हमारे बेहद लाड़ प्यार की वजह से काफ़ी ज़िद्दी और बिगड़ा हुआ था। हर वक्त घर से बाहर रहता और मेरी कोई बात ना मानता, मगर फिर मैं खुद को तसल्ली दे देती कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तसल्ली भी उस दिन भुरभुरी रेत की तरह साबित हुई जब मुझे फालिज का अटैक आ गया और मैं चलने फिरने के काबिल ना रही। ना मैं हिल पाती थी ना बोल पाती थी। प्रेम परेशान सा रहने लगा था। वही सारा दिन मुझे संभालता, मुझे खाना खिलाता और मेरे सारे काम करता। मुझे उस पर बेपनाह प्यार आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो मुझसे परेशान हो चुका है। मुझे उसके माथे पर बल और चेहरे पर नागवारी नज़र आती, जिससे मुझे एहसास होता कि वो मेरी खिदमत करके परेशान हो रहा है। कभी कभी मैं कमरे में अकेली पड़ी रह जाती और वो आता ही नहीं। मुझे बेबसी का एहसास होने लगा था। दिल ही दिल में सोचती कि ना जाने कौन सा गुनाह किया था जिसकी सज़ा दुनिया में ही मिल रही है। तो अचानक निगाहों के सामने रूही का भोला भाला चेहरा घूम जाता, जिस पर मैं खुद को तसल्ली दे देती कि वो सब ज़रूरी था। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे बिस्तर पर पड़े हुए 1 महीना हो गया था और अब तो प्रेम मेरे पास भी नहीं भटकता था और मैं सारा दिन अकेली उसके इंतज़ार में बगैर आवाज़ में बेबसी के मारे भूखी प्यासी रोती रह जाती। आखिर एक दिन प्रेम आया तो मैंने कप कपाते हाथ उसके सामने जोड़ दिए, जिस पर वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मुझे उठाकर बाहर ले गया और टैक्सी में बैठा दिया। मैं दिल ही दिल में खुश थी कि शायद वो मेरा इलाज करवाने के लिए ले जा रहा है। वो मुझे सरकारी अस्पताल में ले आया और वहाँ मुझे एडमिट करवा दिया। वहाँ के डॉक्टर रोज़ के मुताबिक मेरा चेकअप करते और मुझे दवा देकर चले जाते। लेकिन प्रेम फिर कभी वापस नहीं आया। मुझसे मिलने तो दूर की बात, वो तो मेरा हाल तक पूछने नहीं आया था कि उसकी माँ किस हाल में है। वो मुझसे परेशान हो गया था, तभी मुझे सरकारी अस्पताल में फेंक कर चला गया। माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाए तो औलाद का फ़र्ज़ है कि वो उनकी खिदमत करे, मगर प्रेम 1 महीने में ही अपनी माँ से परेशान हो गया था। वो भी उस माँ से जिसने उसके इलाज के लिए रूही जैसी यतीम लड़की को बेच डाला था। मैं सरकारी अस्पताल में बेबस पड़ी रहती। जब एक दिन एक डॉक्टर मेरे चेकअप के लिए आई, देखा तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो रूही थी, वो रूही जिसे मैंने कोठे पर बेच दिया था, सिर्फ़ इसलिए कि अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि वो पागल थी, ना जाने कैसे रहेगी वहाँ। तब मैं खुद गर्ज बन गई थी और आज मेरी खुदगर्जी मुझे इस हाल में ले आई थी कि मैं उसके सामने बेबस पड़ी थी। वो भी मुझे सामने देखकर चौंक गई थी, लेकिन खामोशी से मुझे देखती रही। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और मैं बगैर आवाज़ की रोती जा रही थी। रूही ने मुझे रोते हुए देखकर मुझे तसल्ली दी और फिर मेरा चेकअप करके मुझे दवा खिलाकर चली गई। अगले दिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो डॉक्टर से बात करके मुझे अपनी माँ कहकर अपने घर ले आई, जो बेहद शानदार था। इतना खूबसूरत कि ऐसा घर मैंने सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही देखा था।
उसने मुझे एक कमरे में लेटा दिया। अब वो रोज़ मेरा खुद ध्यान रखती, मेरे कपड़े बदलती, सर में मालिश करती, मेरे पाँव दबाती, मुझसे ढेर सारी बातें करती और 3 वक्त के खाने के साथ मेरी दवाइयों का भी ध्यान रखती। वो सगी औलाद से भी बढ़कर मेरा ध्यान रख रही थी और उसका यूँ मेरी खिदमत करना मेरे पछतावे में इजाफ़ा कर रहा था। लेकिन इतने दिनों में उसने मुझसे कभी कोई शिकवा नहीं किया था, बल्कि दिल से मेरी खिदमत में लगी रहती थी। यहाँ 2 नौकरानी भी थी, मगर रूही मेरे सारे काम अपने हाथों से करती थी। यहाँ की मालकिन से भी मैं मिली थी, जो खुद मुझसे मिलने आई थी, और मुझे हैरत तो इस बात पर हुई कि रूही उसे मम्मी कहकर बुला रही थी। मेरी तबीयत अब बेहतर होने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा जिस्म हरकत करने लगा था और मैं बोलने भी लगी थी, और ये सब रूही की मोहब्बत का नतीजा था। अगर वो भी मुझसे बदला लेती तो शायद आज भी मैं सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी रहती। यूं ही 6 महीने का वक्त गुजर गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जिस दिन मैं ठीक हुई उस दिन एक लड़का मुझसे मिलने आया था, जिसे देखकर मैं चौंक गई कि वो बेहद खूबसूरत था। वो काफ़ी देर बैठा बातें करता रहा और फिर रूही ने ही आकर बताया कि वो उसका पति था, जो खुद भी एक डॉक्टर था और पिछले कुछ महीने से एक गांव के सरकारी अस्पताल में तैनात था। उसके पति के जाने के बाद मैंने रूही से शर्मिंदा से अंदाज में पूछा कि वो उस कोठे से यहाँ तक कैसे पहुँची। मैं पूछना तो नहीं चाहती थी, मगर पूछना पड़ा। मेरे सवाल पर उसने बताया कि वो कोठे पर पहुंचकर बेहद डरी हुई थी। सबके अजीब अजीब हुलिये देखकर उसे वहशत हो रही थी। जब एक औरत ने उसको पकड़कर अंदर ले जाना चाहा, लेकिन वो किसी को छूना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तभी उस औरत के छूने पर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसे अंदर लेकर चली गई और उसे सजा संवार कर बैठा दिया। कुछ देर बाद ही उसके कमरे में एक मर्द को भेजा गया, जिससे नायिका ने पैसे लिए थे। उस मर्द ने उसे छूने की कोशिश की और उसे ज़बरदस्ती करने लगा। ये सब होता देखकर वो छटपटाने लगी और चीखने लगी, लेकिन वो मर्द उसे छूने से बाज नहीं आया, जिस पर उसकी तबीयत बिगड़ी और मारे डर के वहशत के उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसे अजीब तरह से दौरे पड़ने लगे। दौरे की वजह से उसके मुंह से झाग निकलने लगी, जिस पर वो सब लोग घबरा गए और नायिका के कहने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। जब उसे होश आया तो उसकी नज़रों के सामने वो मर्द और उसकी 8 साल की उम्र में होने वाला वाक़या घूमने लगा, जिस पर वो बहुत बर्दाश्त करके आंखें मसलने लगी। उसे सब कुछ समझ आ रहा था, सब कुछ याद आ रहा था, और ये याद आते ही उसकी सौतेली माँ ने उसे बेच दिया। वो बहुत रोई थी, लेकिन रोने से कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था, बल्कि अब उसे यहाँ से निकलने का सोचना था, ताकि वो इस गंदी दलदल में ना फंस जाए, जिससे निकलना उसके लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकता था। उसने रोना बंद करके बाहर झाँका तो उसने देखा कि बाहर कोठे की एक लड़की बैठी सो रही थी। ये वही थी जिसने उसे किसी गैर मर्द के सामने सजाया था। वो दबे पांव बाहर निकली और फिर उस लड़की से छुपकर वहां से भागने लगी। अस्पताल से निकलकर वो सड़क पर भागने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना है। जब वो एक अमीर अधेड़ उम्र औरत से टकराई, जिसने उसे संभाला और फिर उसे घबराया हुआ देखकर उसे घर ले गई। घर जाने के बाद उसने रूही से सारी बात पूछी कि वो कौन है और यहाँ इस हाल में कैसे पहुँची, जिस पर रूही ने ए से लेकर जेड तक अपनी ज़िंदगी का हर वाक़या सुना दिया, जिस पर वो औरत उसके लिए दुखी हुई और फिर उसे बेसहारा जानकर उसे हमेशा के लिए अपने पास ही रख लिया। उसका एक ही बेटा था, जो रूही की ही हम उम्र था। उन दोनों में दोस्ती हो गई और यूं ही वो उस औरत को अपनी मम्मी कहने लगी। उसने रूही को पढ़ाया लिखाया और एक मजबूत औरत बनाकर डॉक्टर बनाया, ताकि वो लोगों की खिदमत कर सके। वक्त गुजरता रहा और फिर उसने रूही की शादी अपने इकलौते बेटे से कर दी, ताकि रूही हमेशा उसकी निगाहों के सामने रहे, क्योंकि वो रूही को खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकती थी। रूही की 2 साल पहले ही शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ बहुत खुश थी, और अब मुझे माफ़ करके वो यहाँ ले आई थी।
मैं सारी बात सुनकर एक बार फिर अपने किए पर शर्मिंदा हुई और फिर उससे माफ़ी मांगी, जिस पर उसने बड़कपन दिखाते हुए मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन तुम किसी को खुद को छूने क्यों नहीं देती थी? और अगर तुम पैदाइशी पागल नहीं थी तो इतनी जल्दी ठीक कैसे हुई? मैंने कुछ याद आने पर चौंक कर पूछा तो रूही फीका सा मुस्कुराई और बताने लगी कि वो 8 साल की थी जब उसके पापा बीमार हो गए तो वो अकेली ही स्कूल के लिए निकल गई। रास्ते में गंदे आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे अलग वीराने में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा और उसे गंदे तरीके से छूने लगा, जिस पर वो डर गई और ज़ोर-ज़ोर से रोने के साथ-साथ चीखने लगी। मगर उस आदमी ने उसे ना छोड़ा और उसके चिल्लाने पर उसे मारने लगा। डर के मारे वो ये सब बर्दाश्त ना कर पाई और यूँ उसका मायूस ज़हन पागल हो गया। वो आदमी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता, लेकिन अचानक रूही के शोर पर कोई वहाँ आ गया, जिसकी वजह से रूही बच गई। वो तो बच गई, मगर उसके बाद वो अपनी दिमागी हालत खो बैठी, जिसकी वजह से वो किसी को खुद को छूने नहीं देती थी। उस कोठे पर जब उस आदमी ने उसके साथ वही हरकत करने की कोशिश की, तो उसका जहन ये सब दोहराने लगा और उसे दौरे पड़ने लगे, जिसके बाद उसे सब याद आ गया। रूही ने उस रात से पर्दा उठाया तो मैं नए सिरे से शर्मिंदा हुई कि जिस लड़की को पागल समझकर हमेशा नज़रअंदाज करती रही, वो गमों की मारी थी और मैं अपनी खुदगर्जी में उसे और गमों में ढकेलती रही। मैं रोती हुई उससे बार बार माफ़ी मांगती रही, जिस पर उसने मुझे फिर से तसल्ली दी कि जो होना था वो किस्मत में लिखा होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता, मगर आने वाले कल को बेहतर बनाया जा सकता है। उसके माफ़ करने के बाद मैं उसके साथ ही उसके घर में रहने लगी। उसकी सास और उसके पति बेहद अच्छे थे, जो सब जानने के बावजूद मेरी बेहद इज़्ज़त करते थे और मैं अब कोशिश करती थी कि रूही को वो प्यार दूँ जिससे वो हमेशा महरूम रही थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।